कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने चचेरे भाई के सुअर फार्म हाउस को संभालने में अपने 2 साल बिताए। अपने मेहनत और लगन से उसने 20 सुअरों से 200 सुअरों तक पहुंचाया। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी विक्टर ने उसे सिर्फ साल के एंड में 8000 रुपए थमा दिए और कहा कि काम करना खत्म, और बोला सुअर चराना कौन सा बड़ा काम है, ये तो कोई कुत्ता भी कर लेगा। उसके फोन पे आए उस मैसेज को वो घूरता रहा और उसकी उंगलियां सख्त हो गई, पर उसने कोई शोर नहीं मचाया। 2 साल पहले विक्टर का फार्म बर्बादी के कगार पर था। उसके 22 पिग्स किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आ गए थे। कुछ मर चुकी थी और कुछ मर रही थी। सब कुछ खत्म हो रहा था। सिर्फ एक लौता रास्ता था कि सबको बाहर निकाल दिया जाए। नुकसान उठाओ और फार्म खाली करो, वरना पूरा फार्म डूब जाता। तभी उसका भाई विक्टर शराब और सिगरेट लेकर उसके दरवाजे पे आया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनसे भीख मांगी कि वो वापस आकर उन सबको बचा ले। ये सब पागलपंती था, पर उसने कहा वो उसे 30% देगा। जब फार्म बढ़ेगा तो वो उसे कभी कम नहीं देगा। वो उसकी बात मान लेता है। उसने अपने शहर की नौकरी छोड़ी और उस छोटे से गांव में आ गया। वो 2 सालों से सुअर के बाड़े के बगल में एक लकड़ी के झोपड़े में रहा, बिल्कुल उनके बाड़े के पास। जब सुअरियों को उनके बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम होती तो वो उनकी हेल्प करने जाता था। जब स्वाइन फीवर आया तो उसने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर 7 दिनों तक वहाँ की साफ सफाई की। उसने उस फार्म को मौत के मुंह से बाहर निकाला। फिर उसने अपना प्रोबायोटिक फॉर्मूला बनाया और चारे देने का रेशियो उसने 2.5 से लेकर 2.6 कर दिया। ये सब करने से $200 का ज्यादा फायदा होने लगा। वेस्ट से बने बायोगैस प्लांट ने न सिर्फ पॉल्यूशन की समस्या हल की, बल्कि बिजली का बिल भी कम कर दिया। 2 साल पहले डूबता हुआ वो फार्म अब न सिर्फ चर्चा का विषय बन गया। इस साल उन लोगों ने 20 लाख का मुनाफा कमाया, और जब हिस्सा बांटने की बारी आई तब उसने 30% उसे नहीं दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, जो तुमने 2 साल पहले मुझसे वादा किया था उसका क्या हुआ? फिर विक्टर बोलता है, मैं तो वो बस ऐसे ही बोला था, क्या तुमने सच मान लिया? तुम तो कंगाल थे, वो तो मैंने तुम्हें काम दे दिया, वरना तुम्हें तो खाने के लाले पड़ जाते। और तुम मुझसे हिस्सेदारी की बात करते हो, पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर दोबारा यहाँ पर तुम कभी मत देखना। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत भोला होता है। उसने तो इतने साल मेहनत भी की, पर उसे एंड में 8000 मिलता है बस। पर विक्टर पूरे गाँव में सबसे अमीर आदमी है। अब उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। वैसे भी मार्क के पास कुछ नहीं था, जमीन विक्टर की थी। मार्क्स तो सिर्फ नौकर था, उसे जो मिला वो चुपचाप ले लिया। किसी ने भी उसके लिए कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि मेयर रॉय हाथ बांधे पीछे खड़े रहे और चुप रहे। उसके मम्मी पापा कांप रहे होते हैं, उनकी आंखें लाल थी और वो चाहते थे कि वो विक्टर पे टूट पड़े। उसने उन्हें पीछे खींच लिया। उसने विक्टर के घमंडी चेहरे को देखा। हमारे मेन कैरेक्टर के मन में एक प्लान बन चुका था। उसने बोला, चलो ठीक है, 8000 ही सही। विक्टर की आंखें फटी रह गयी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने कहा, तुम तो बड़े समझदार लड़के हो, ये लो पैसे और तुम शहर में जाकर नौकरी करो और इस गाँव के चक्कर काटना छोड़ दो। वैसे भी तुम जैसे कंगालों की औकात नहीं है सुअर पालना। हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा और उसने सिर्फ इतना कहा कि विक्टर, तुम बस ये याद रखना, आज के ये 8000 रुपए तुम्हें 6 महीने के बाद पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा। फिर वो अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ से चला गया। उसके विक्टर की आवाज वहाँ से गूंज रही थी। जब वो लोग चल रहे थे तो उसके पिता ने गुस्से से बोला, पागल है तूने सब कुछ छोड़ दिया क्या? वो 2 साल बर्बाद हो गए? उसने एक बार पीछे देखा, रोशनी से चमक रहे फार्म हाउस को देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। पापा, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। वो जितना मेरा कर्जदार है मैं उससे सूद समेत वापस लूंगा। उसे ऐसा लगता है कि ये 8000 मुझे शहर की नौकरी के लिए ढकेल देंगे। उसे ये नहीं पता कि यही पैसे उसके ताबूत में आखिरी कील बनने वाले हैं। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने वो नोटबुक खोली जिसमें 2 साल का पूरा डेटा था। हर बैच का सर्वाइवल रेट, फीड रेशियो, बीमारी पे काबू पाने वाले तरीके, फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला और वो इको फार्मिंग प्लांट जो वो कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। विक्टर सिर्फ पैसों का भूखा था। उसने फार्म इकोसिस्टम पर निवेश करने से मना कर दिया था, बल्कि इस बिजनेस का फ्यूचर है। फिर उसने मैप निकाला और उसकी नजर गांव के पश्चिमी छोर पर बने पुराने बेसिन वाले बाढ़ पर जाकर टिक पड़ी। वो जगह करीब 30 एकड़ में फैली हुई है। वो एक गड्ढे में, बारिश होती वहाँ पर एक तालाब बन जाता है। पानी काला हो जाता है और उसमें काई जम जाती है। वहाँ पर कुछ भी नहीं उगता, यहाँ तक कि घास भी नहीं। गाँव वाले उसे कीचड़ कहते हैं। मुफ्त में भी उसे कोई नहीं लेता। वो 5 साल से ऐसे खाली पड़ा है। बाकी लोगों के लिए एक बेकार दलदल है, पर मेरे लिए एक फार्म के लिए सबसे मजबूत नींव है। बेसिन को बायोगैस प्लांट और ऑक्सीडेशन तालाब में बदला जा सकता है। सुअर पालन की सबसे बड़ी समस्या का सबसे बड़ा समाधान यही है। बगल वाली खुली जमीन फार्म के लिए बिल्कुल सही है। किनारों पर राई घास उगाया जा सकता है और सुअरों के वेस्ट को खाद बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है और उगी हुई घास वापस सुअरों को खिला सकते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम चेक कर है और ये जमीन गाँव से दूर है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम शहर से 10 गुना बेहतर हो सकते हैं। अगली सुबह उसने अपने
जेब में वो 8,000 रखे और सीधे गाँव के ऑफिस पहुँच गया। मेयर रॉय उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसका दिमाग फिर गया हो। वो बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्टर के साथ जो हुआ उसने। मैं कुछ नहीं कर सकता, वो गाँव का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। फिर वो बोलता है, मेयर रॉय मैं उस बारे में बात करने नहीं आया, मैं वो गाँव के पश्चिमी हिस्से के वो कीचड़ के गड्ढे को किस्त पे लेना चाहता हूँ। 5 साल के लिए किराया कितना है? ये क्या बोल रहे हो? उस कीचड़ के गड्ढे को तुम्हें किस्त पर लेना है? क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? वहाँ पर कुछ नहीं उगता, लोग तो उसे मुफ्त में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। उसने कहा, मैं वहाँ पर सुअर का फार्म बना रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर डेली बाढ़ आ जाता है, तुम तो नींव भी नहीं रख पाओगे, फार्म तो दूर की बात है। और तुम्हारे पास तो सिर्फ 8,000 है, जमीन, ढांचा और सुअर, कुछ चीज मुफ्त में नहीं है। मेरी बात मान लो बेटा, अपनी मेहनत की कमाई वेस्ट मत करो। मेयर रॉय, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बस आप मुझे किराया बताइए, ज्ञान मत दीजिए। रॉय ने देखा कि वो टस से मस नहीं हो रहे, तो उन्होंने आह भर के बोला, वैसे भी वो जमीन सड़ रही है, अगर तुम्हें सच में चाहिए साल का बस 1,000 दे दो, बस नाम के लिए। पहले ही सुन लो, अगर कोई नुकसान हुआ तो गाँव की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 5 साल उसने वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपना अंगूठा लगाया और 5 साल का किराया उसे वहीं दे दिया। 500 रुपए एडवांस में दे दिए, 7500 बचे। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब वो दलदल का सर्वे करने गया तो भीड़ जमा हो गई थी। सब लोग उस पर उंगलियां उठा रहे थे, ये तो पागल हो गया है, पूरी तरह पागल हो गया, अपनी पूरी जमा पूंजी इस दलदल में डाल रहा है और कहता है सुअर पालेगा। विक्टर सही कह रहा था, इसके दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है, तभी तो ये सिर्फ जानवर चराने के लायक है। जंगली कुत्ते भी नहीं जाते और इसे वहाँ पर सुअर पालना है। देखना, साल खत्म होते होते ये सड़क पर आ जाएगा। विक्टर और डायना भीड़ को चीरते हुए आए। विक्टर ने अपने ऑडी की खिड़की नीचे करी और वो इतना तेज से हंस रहा था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पागल, अगर तुम्हें वो 8,000 काट रहे हैं तो तुम्हें आओ, मैं तुम्हें ऐश करा दूं। दलदल में क्यों फेंक रहे हो? अगर सुअर पालने का इतना ही शौक है तो मेरे यहाँ काम कर लो, 3,000 महीना और खाना पीना मेरी तरफ से। डायना हंसने लगी। विक्टर ने उसे चढ़ाना बंद कर दिया था, उसे अब बॉस बनना था। देखते हैं कौन सा सोना दलदल में उगता है। उसने किसी की भी परवाह नहीं की। उसने अपने वाटरप्रूफ कपड़े पहने और कीचड़ में उतर गया। उसने गहराई नापी और जमीन का नक्शा बनाया। उसकी नोटबुक में हर डाटा मौजूद था। वो कीचड़ का रंग काला और बहुत बदबूदार था। गंध उसके कपड़ों तक घुस चुकी थी, पर उसके अंदर कुछ जल रहा था। विक्टर, तुम्हें लगता है फार्म छीन लिया तो सब कुछ छीन लिया? तो तुम गलत हो। जो बाड़े थे वो मायने नहीं रखते, जो बल्कि मायने रखते हैं वो तो मेरे दिमाग की जानकारी थी, मेरा 2 साल का अनुभव। आज तुम जितने अभिमानी हो, 6 महीने बाद तुम उतना ही गिड़गिड़ाओगे। वो कीचड़ में पसीना बहा रहा था, तभी एक सफेद पिकअप ट्रक उसके पास आकर रुकी। व्हाइट जैकेट पहनकर एक अंदर से लड़की निकली। हेलो, मैं सेरेना हूँ, काउंटी पशु चिकित्सालय से। मैं बीमारी से बचाव के लिए अभी इस शहर में आई हूँ, ट्रांसफर होके इस विलेज में आई हूँ। आज मैं सर्वे के लिए निकली हूँ। सुना है यहाँ पर कोई कीचड़ में इको फार्म बनाना चाहता है, तो मैंने सोचा कि देख लूं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने सिर ऊपर किया। सूरज की रोशनी उस लड़की पर थी और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। उसे अंदाजा भी नहीं था यह अजनबी लड़की इसकी सबसे भरोसेमंद इंसान बन जाएगी। शेरेना तालाब के किनारे बैठी और उसने थोड़ा सा कीचड़ उठाया और उसे सूंघा। फिर उसने उसके हाथ में रखा नक्शा देखा और उसकी आंखें फैल गईं। ये ले आओ, ये तो पूरा इंटीग्रेटेड इको फार्मर है। इस मैप में सब कुछ कितने सफाई से मार्क किया गया है। तुमने सेफ्टी का वफर भी दिया है। क्या तुमने इन सभी चीज की पढ़ाई की है कॉलेज में? एनिमल साइंस। और उसने बताया कि उसने एक बड़ी कंपनी में 2 साल बिताए हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने मुस्कुरा कर अपनी वो नोटबुक उसे दे दी। ये मेरा फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला और बीमारी नियंत्रण प्लान है। सेरेना एक एक पन्ना पलटती गई और उसका आश्चर्य बढ़ता गया। फिर उसने अपना झटके से सर उठाया और बोला, ये सारे प्लान्स हमारे ऑफिस के किसी भी प्लान से ज्यादा अच्छा है, खास करके ये प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फॉर्मूला। चारे का रेशियो 2.5 लाना, ये तो छोटे फॉर्म में सोच भी नहीं सकते। उसकी बातें सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर एक गर्माहट दौड़ गई। 2 साल तक विक्टर ने नहीं सोचा कि उसकी जानकारी की क्या कीमत है। ये पहली बार है कि किसी ने उसके काम की गहराई देखी है। ये मॉडल वो अपने पुराने फार्म पर चलाना चाहता था, पर मालिक को सिर्फ मुनाफे की पड़ी थी, इन्वेस्टमेंट की नहीं। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ विक्टर वाली बात सारी बता दी। सेरेना गुस्सा हो गई और बोली, ये तो अत्याचार है, ये तो सीधे सीधे तुम्हारे काम की चोरी है। लेकिन सच कहूँ तो अच्छा ही हुआ, अपना काम शुरू करना ही इस मॉडल की पूरी क्षमता को इस्तेमाल करने का इकलौता क्षमता है। उसने झुककर उसके मैप में निशान लगाना शुरू कर दिया और बोली, तुम्हें पूरी जमीन को समतल करने की कोई जरूरत नहीं है, प्राकृतिक ढलान का इस्तेमाल करो। 3 नाले खोद कर उन्हें दक्षिणी तालाब
हिसाब से जोड़ दो। नालों में बजरी डालो ताकि गाद न जमे। सबसे ऊंचे बिंदु पर पानी का रिजर्वियर बनाओ, सूखे में सिंचाई और बाढ़ के निकलने के लिए। सुअरों का बाड़ा उत्तर की सबसे ऊंची जमीन पर होना चाहिए। दक्षिण की तरफ चरा ताकि रोशनी और हवा अच्छी आए। मैंने हिसाब लगा लिया है, अगर ये जमीन अच्छे से तैयार हो जाए 2 बड़े बाड़े और सुअरियां और हर साल 500 सुअरियां पाल सकते हो। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने नया मैप देखा, फिर उसने देखा कि उसे सब कुछ समझ में आ गया। वो सिर्फ गड्ढे को भरने के लिए सोच रहा था, उसे ढलान का इस्तेमाल करने का ख्याल ही नहीं आया। अकेले इसी चीज से मिट्टी का काम करने में बहुत सारा खर्चा बच जाता है। सेरेना तुम्हारा शुक्रिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मुझे बस सेरेना कहो। फिर वो मुस्कुराती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। प्रोविंशियल एग्रीकल्चर एकेडमी से मैं ग्रेजुएशन कर वापस आया था। वो स्थानीय किसानों तक आधुनिक विज्ञान पहुंचाना चाहता था। तुम पहले वो छोटे किसान हो जो इको फार्मिंग को समझते हो और जिसके पास पूरा प्लान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी टेक्निकल एडवाइजर बन सकती हूँ। वो भी फ्री में। वो शॉक्ड हो गया, उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो फंड साइड इंस्पेक्शन और सरकारी ग्रांट चिंता में सोच नहीं पा रहा था और सेरेना किसी मसीहा की तरह उसके सामने आ गई। सच में? बिल्कुल। सेरेना फिर प्लान की तरफ इशारा करती है। अगर ये फार्म सक्सेसफुल हुआ तो ये इस इलाके का प्रमाणित इको फार्म बनेगा और मैं इसे अपने रिसर्च पेपर के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगी। इसमें हम दोनों का फायदा है। और सुनो, इस साल काउंटी में किसानों के लिए ग्रांट प्रोग्राम भी है। वहाँ इको फार्मिंग के लिए अलग से सब्सिडी भी मिलती है। तुम्हारा प्रोजेक्ट दोनों के लिए क्वालिफाई करता है। मैं फॉर्म भर दूंगी। तुम्हें कम से कम 1 लाख का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा और साथ ही में फ्री में वैक्सीन भी मिलेगा और सुरक्षा के सामान भी। इस बात ने उसकी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। जमीन किस्त पर लेने के बाद उसके पास 45,000 बचे थे। उसने सोचा था कि वो धीरे धीरे काम शुरू करेगा, लेकिन वो इस लोन से ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकता है। उस दोपहर 4 घंटे तक वो और सेरेना उस साइट पर डटे रहे। उन लोगों ने हर एक बारीकी को पक्का कर लिया। कंस्ट्रक्शन प्लान और पानी का निकलने का तरीका, सुरक्षा के नियम और मेजरमेंट के एक एक बारीकी की चीजें। सूरज ढलने पर सेरेना वापस शहर जाने लगी। जाने से पहले उसने कहा कि मैं तुम्हें ग्रांट के सर्टिफिकेट भेज दूंगी। अपनी आइडिया और लीज कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखना और परसों मैं तुम्हें काउंटी ऑफिस ले जाऊंगी ताकि हम पेपर वर्क पूरा कर सके। 1 हफ्ते में मंजूरी मिल गई। वो उसका जितना शुक्रिया करे वो सब कम है। वो उसे जाते हुए देखता है और उसका दिल आभार से भरा हुआ है। मुझे थैंक यू मत बोलो, मुझे तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है। वो हाथ हिलाती है और अपने गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चले जाती है। और वो वहीं पे खड़े हुए उसका नोट्स वाला प्लान पकड़े हुए खुद को पहले से ज्यादा मजबूत फील कर रहा होता है। विक्टर, तुम्हें लगा था कि मेरा फार्म छीनकर तुम मेरा करियर खत्म कर दोगे। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे पास सिर्फ हुनर नहीं है, अब मेरे पास सरकार की मदद और एक प्रोफेशनल पार्टनर भी है। तुम गांव में बड़े आदमी बनकर घूम रहे हो और मैं यहाँ दलदल में वो बीज बो रहा हूँ जो तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म कर देगा। उस रात उसने अपने मम्मी पापा को ग्रांट के बारे में बताया। आखिरकार उनके चेहरे की चिंता दूर हो गई। उसकी माँ बोलती है, मार्कस, मुझे पता था कि तुम कर दिखाओगे। तुमने बहुत दुख झेले। जब वो खाना खा रहा था तभी उसका फोन उठा। विक्टर का कॉल था। उसकी आवाज में जहरीला मजाक था। पागल, सुना है कि तुमने किसी पशुपालन की एक लड़की फंसा ली है। उससे बेवकूफ बनने मत देना। सुअर पालना औरतें क्या जाने। मेरी सलाह मानो, वो दलदल वाली जमीन छोड़ो और मेरे पास आकर काम करो। मैं तुम्हारी तनख्वाह 500 बढ़ा दूंगा, वरना तुम साल के अंत तक सब कुछ गवा दोगे। कुछ खाने के लिए भी नहीं बचेगा। उसने बोला, नहीं विक्टर, शुक्रिया, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। तुम मेरे फार्म की चिंता मत करो। और वैसे भी बारिश का मौसम है और कीड़े मकोड़े बहुत फैलते हैं और तुम्हारी सफाई करने का तरीका बहुत कच्चा है, कहीं तुम्हारे सारे सुअर न मर जाए। फिर उसने कॉल कट कर दिया, फिर उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। शायद उसे लग रहा है कि वो उसे बद्दुआ दे रहा है, पर वो सच कह रहा था। उसके फार्म का हर नियम उसने बनाया था, इसलिए उसके जाने के बाद उसने लापरवाही शुरू कर दी। वो पैसे बचाने के लिए नकली वैक्सीन यूज कर रहा है। बारिश की बीमारियां उसकी पहली मुसीबत होगी। मुझे बस अपना काम करना है और उसे गड्ढे में गिरते हुए देखना है। फिर उसे काउंटी की ग्रांट भी मिल गई और 1 लाख का लोन उसके खाते में सीधे आ गया। पशुपालन विभाग से एक पूरी गाड़ी भरकर वैक्सीन और कीटाणु मारने वाली दवाइयाँ भी आ गई। सेरेना अपने बात की पक्की निकली। उसने सिर्फ पेपर वर्क ही कंप्लीट नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट टीम को बुलाकर कम से कम रेट पर शेड भी बनवा दिए। गांव वाले भी वहां आकर देखने लगे। वो उस बंजर दलदल को बदलते हुए देखने लगे। अब मजाक बंद हो चुका था। किसी ने सोचा नहीं था कि वो दलदल कुछ बन पाएगा। वो ड्रेनेज चैनल देखो, बिल्कुल सही बने हैं, विक्टर के फार्म से भी बेहतर। शायद ये लड़का सच में कर दिखाया। ये सारी बातें विक्टर तक भी पहुंची। वो चैन से नहीं
रह पाया। वो बार बार अपनी ऑडी से वहाँ पर आता रहा और देखता रहा। एक खाली जगह पर खड़े होकर बड़बड़ाता रहा। हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वो बौखलाया हुआ है। वो ये डरा हुआ है कि वो ये फार्म कामयाब कर लेगा और डरा है कि वो उसके बेस्ट फार्मर का ताज छीन लेगा, और इस बात से भी कि पूरे गाँव वाले को पता चल जाएगा कि उसका फार्म भी सिर्फ उसी के कारण चलता था। कुछ दिन बीत गए, फिर मुसीबत आ गई। उस रात टीम ने जमीन की लेयर तैयार की थी। सुबह कंक्रीट डलना था। जब वो सुबह वहाँ पहुँचा तो उसका गुस्से से खून खौल उठा। प्लास्टिक के शीट को कैंची से काटकर तार तार कर दिया गया था। ड्रेनेज चैनल मिट्टी और पत्थरों से भर दिए गए थे। रिजर्वायर पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था। ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था। जब वो लोग कल गए थे तो सब कुछ ठीक था। ताला तोड़ दिया गया था। शेरेना भी वहाँ पर पहुँची। वो भी ये बर्बादी को देखकर शॉक्ड हो गई। उसकी भौहें चढ़ गई। ये बहुत बुरा हुआ। ये कोई नहीं चाहता कि ये फार्म तैयार हो। विक्टर के अलावा कौन कर सकता है ये सब? उसे पता है कि ये किसने किया है। कल दोपहर ही विक्टर यहाँ पर आया था और उसका मजाक उड़ा रहा था कि इसका डिजाइन बहुत बेकार है और गिर जाएगा। सेरेना ने बोला, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, साइट पर कैमरे नहीं है तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। पुलिस रिपोर्ट से सिर्फ एक केस नंबर मिलेगा, कोई पकड़ा भी नहीं जाएगा और हमारा कीमती वक्त बहुत बर्बाद होगा। विक्टर ने यही सोच के किया था, इसीलिए वो इतनी सारी हिम्मत दिखा रहा है। कोई रिपोर्ट नहीं। वो झुककर एक शीट को देखता है। वो देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और वो बोलता है कि वो मुझे रोकना चाहता है, पर मैं रुकूंगा नहीं। उसे लगता है कि वो एक प्लास्टिक काटकर मुझे रोक देगा। उसे अंदाजा नहीं है। फिर उसने टीम के साथ मीटिंग की। फिर उसने काम करने का तरीका बदल दिया। मुख्य शेड का ढांचा पहले खड़ा करो, दूसरी टीम नई लेयर बिछाएगी, ड्रेनेज चैनल भी साथ साथ साफ करो। 2 टीमें एक साथ काम करेंगी। मजदूरों ने शिफ्ट में आराम किया। मशीनें कभी नहीं रुकी। सभी ने एक साथ जान लगा दी। एक दिन और एक रात में सारा नुकसान ठीक कर दिया गया और वो लोग उम्मीद से आगे निकल गए। और जब सूरज निकला तो उसने देखा कि आखिरी शीट भी अब लग चुकी थी। उसने साइट की तरफ देखा। सब साफ और बेहतरीन था। उसे जरा भी गुस्सा नहीं था। विक्टर, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम मुझे जितना दबाओगे मेरा फार्म उतना ही बेहतर दिखेगा। उसने सेरेना से साइट पर बहुत हाई लेवल के कैमरे लगवा दिए। पेरीमीटर वॉल का एक हिस्सा भी नहीं छोड़ा। 24 घंटे की फुटेज क्लाउड पर सेव हो रही है और अगर कोई रिकॉर्डर तोड़ भी दे तो फुटेज मिट नहीं सकती। उसे पता था कि विक्टर अभी हार नहीं मानेगा। पूरे गाँव में एक अफवाह फैल गई। सुना है मार्कस का फार्म किसी पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना है। वहाँ की एनर्जी बुरी है। वहाँ पर सुअर मर जाएंगे और मांस खाने से बीमारी फैलेगी और उसके सुअर तो पहले ही से संक्रमित हैं। ये बाहर से लाए गए हैं और सुना है कि ये अफ्रीकन स्वाइन पिग्स हैं। अगर ये फैल गया तो पूरे गांव के सुअर खत्म हो जाएंगे। सुना है कि इसके फार्म में कोई सुरक्षा के नियम नहीं है। अगर इसकी बीमारी फैली तो पूरे गांव को ये ले डूबेगा। अफवाहें बेकाबू हो गईं। कुछ लोगों ने मेजर रॉय के दफ्तर पर हमला बोल दिया और डिमांड किया कि उसका काम वो बंद करवाएं। वो डर रहे थे कि उनके सुअर बीमार न हो जाएं और रॉय के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने उसे जवाब देने के लिए वहाँ पर बुलाया और विक्टर भी वहाँ पर बैठकर आग में घी डाल रहा था। मेयर रॉय, मैं परेशानी नहीं चाहता, लेकिन स्वाइन फीवर कोई मजाक नहीं है। अगर ये लोग यहाँ पर आ गए तो हर किसान बर्बाद हो जाएगा। ये तो बस दूसरों की परवाह किए बिना ये अपना मुनाफा कमा रहा है। कुछ लोग चिल्लाए, काम बंद करो, और वो विक्टर के घमंडी चेहरे को देख रहा। फिर उसने दस्तावेजों के कई सारे ढेर वहाँ पर टेबल पर पटक दिए। विक्टर, अगर तुम कह रहे हो कि मेरे फार्म में समस्या है और सुरक्षा में उल्लंघन है, काउंटी पशुपालन सरकारी की तरफ से ये एक उनका खुद का स्टैम्प, फार्म कंस्ट्रक्शन और बायो सेफ्टी इंस्पेक्शन पास और पशु रोग निवारण प्रमाण पत्र, हर चीज लीगल है। सच ये है कि इस इलाके के ज्यादातर फार्मों से सबसे बेहतर फार्म है ये। मेरे फार्म में बफर जोन, कीटाणुनाशक पुल और ये सारी फैसिलिटी सब है। हर प्रोसेस काउंटी द्वारा जांची और मंजूर की गई है। सब कुछ लीगल है। उसने एक और फाइल निकाली और विक्टर के मुंह पर फेंक दी। अब बारी है विक्टर के फार्म की। तो अब तुम्हारे फार्म की बात करते हैं विक्टर। पिछले साल तुम पर्यावरण के उल्लंघन के मामले में पकड़े गए थे। बायोगैस डाइजेस्टर अभी भी ठीक नहीं हुआ है और गंदा पानी सीधे नदी में जा रहा है। और जो तुम्हारी प्रोटेक्शन की प्रोसेस है वो एक तबाही है। क्या तुम अपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स दिखा सकते हो? पिछले महीने तुमने नकली वैक्सीन इस्तेमाल की जिससे 3 सुअर मर गए और तुम्हें क्या लगता है कि गाँव को नहीं पता? और तुम अफवाह फैला रहे हो कि मेरे सुअरों को अफ्रीकन फीवर है। पशु रोग निवारण कानून के तहत अफवाह फैलाना कानूनी अपराध है। मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है और उस रात का वीडियो भी है जब तुम मेरी साइट तबाह करने आए थे। देखना चाहते हो? क्या तुम देखना चाहते हो? ये सुनते ही विक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो शॉक्ड होकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर था और उसे
उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके पास न सिर्फ हर कागजात है बल्कि साजिश की सबूत भी उसके कैमरे में कैद हैं। पूरी भीड़ शांत हो गई और सभी लोग विक्टर को शक की निगाहों से देख रहे थे। मेयर रॉय उन दस्तावेजों को घूर रहे थे। फिर उन्होंने विक्टर के कांपते हुए चेहरे को देखा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोला, विक्टर तुम हद पार कर चुके हो। मार्कस का फार्म पूरी तरह से लीगल है। अगर एक और अफवाह फैली तो तुम्हें गाँव नहीं छोड़ेगा। विक्टर कुछ कहना चाहता था पर वो कह नहीं पाया और वो सीधे वहाँ से निकल गया। हमारा मेन कैरेक्टर उसे जाते हुए बस चुपचाप देखता रहा। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। ये तो बस पहली जिल्लत थी, अब तो और भी कुछ आना बाकी है। उसका फार्म उम्मीद से पहले बनकर रेडी हो गया और उसके दोनों मेन शेड पहले से बनकर रेडी हो चुके थे। फिर पशुपालन के ऑफिसर्स ने आकर वहाँ पर अच्छे से मुआयना किया। उन्होंने उसे मौके पर ही उसके फार्म को टाउनशिप का सर्टिफाइड इको फार्म घोषित कर दिया और पूरे जिले में इस मॉडल को लागू करने का ऐलान कर दिया। सेलेना ने उसे एक ब्रीडिंग फार्म से जुड़वाया। उनके पास शुद्ध नस्ल की अच्छे पिग्स थे जिनका पूरा रिकॉर्ड है, जो अच्छे से रहते हैं और बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते। फिलहाल देश का सबसे बेहतरीन स्टॉक। सबसे अच्छी बात, वो फार्म सरकार की ग्रामीण उद्यमी योजना का हिस्सा है। हकदार किसान उधार पर सुअर के बच्चे ले सकते हैं और फसल बिकने के बाद मूलधन चुका सकते हैं बिना किसी ब्याज के। जिस दिन उन लोगों ने समझौता किया, सेरेना उसके साथ थी। मैनेजर ने उसका प्लान और बायो सर्टिफिकेट देखा और करंट ही मंजूरी भी दे दी। उधार पर 10 शुद्ध फीमेल सुअर, 2 मेल सुअर और 50 छोटे बच्चे। कुल कीमत $2 लाख थी और भुगतान साल के एंड में सुअरों के बिकने पर करना था। जिस दिन वो सुअरों को गांव लाए, पूरा गांव इथल पुथल हो गया। ट्रक एक एक कर उसकी फार्म की गेट से अंदर आए। सारे गांव वाले वहां पर जमा हो गए और उनकी नजरें उन जानवरों पर टिकी हुई थी। वो अपनी आंखें वहां से हटा ही नहीं पा रहे थे। हे भगवान, कितने प्यारे सुअर हैं। विक्टर के सुअरों से कई ज्यादा बेहतर। सुना है कि ये बिल्कुल शुद्ध नस्ल के हैं। एक मादा सुअर 10,000 की है। मार्कस ने तो कमाल कर दिया। विक्टर के कानों में हर एक शब्द घुस रहा। वो लोगों के पीछे छुपा हुआ था और वो हमारे फार्म को देखे जा रहा था। उसका जलन और खौफ साफ समझ में आ रहा था। उसका चेहरा तो बिल्कुल जली हुई कढ़ाई की तरह हो गया था। वो बेहतर जानता था कि वो इन सुअरों का क्या मतलब है। एक बार उसका फार्म बस चल पड़ा। बेहतरीन जेनेटिक, सरकारी बैकिंग और जिला मॉडल का किताब जीतने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। विक्टर बहुत घबरा गया था। उसने किसी को उस रात ब्रीडिंग फार्म भेजा ताकि वो भी उधार पर स्टॉक ले सके, पर उन लोगों ने उसे साफ मना कर दिया। उसका साफ कारण था, उसका फार्म बिल्कुल अच्छा नहीं था।